हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में आपका। यूनिफॉर्म पहनना हर एक युवा का या कहें कि हर एक देशवासी का एक सपना होता है और जिनको यूनिफॉर्म मिल जाता है वो लोग देखिए वाकई खुशकिस्मत होते हैं। लेकिन यूनिफॉर्म में रहने के दौरान कानूनी कार्रवाई फेस करनी होती है कई बार, और उसके बाद यूनिफॉर्म का उतर जाना, और यूनिफॉर्म उतर जाने तक भी सीमित है, लेकिन उसमें जो प्रावधान है हमारे कोर्ट मार्शल के, उसमें सिविल जेल और यहां तक कि मृत्युदंड का भी प्रावधान है। अब एक कांस्टेबल को कैसे मिला 18 साल के बाद न्याय के लिए 18 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा। एक सर्विस का बड़ा हिस्सा जो है वो न्याय की लड़ाई लड़ने में ही चला गया। वो सिपाही जो भर्ती होता है देश के दुश्मनों से लड़ने के लिए, लेकिन यहां उसे अपने हक के लिए लड़ना पड़ रहा है। 18 साल तक कानूनी जंग लड़नी पड़े। लेकिन कहते हैं कि मंजिल पर पहुंचने का सुकून रास्ते की तकलीफों को भुला देता है। उनके साथ जो भी हुआ, जैसा हुआ, वो देखिए वो खुद समझ सकते हैं, उनके परिजन जो है वो समझ सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कांस्टेबल जोगेश्वर स्वैन, जो कि बीएसएफ की 128वीं बटालियन में पोस्टेड थे। भर्ती हुए 1995 में, लगभग 10 साल हो चुके थे भर्ती हुए हुए, और एक महिला डॉक्टर के यहाँ पर उनको सिक्योरिटी एड के रूप में तैनात किया गया था। सिक्योरिटी एड, जिसको आर्मी में बडी कहा जाता है या सहायक कहा जाता है, हमारी जो दूसरी फोर्सेस हैं उसमें सिक्योरिटी एड। और जो हमारे सिविल के अफसर हैं उनको वहां पर उसका पदनाम होमगार्ड। उस पर हम नहीं जा रहे। सिक्योरिटी एड की वो ड्यूटी कर रहे थे। 17 जून 2005 को एक घटना घटित होती है। घटना क्या थी कि शाम के समय लगभग पौने 6 बजे 17 जून 2005 को महिला डॉक्टर, उनके साथ में उनकी माताजी भी रह रही हैं क्वार्टर में, वो जोगेश्वर से कहती हैं कि जोगेश्वर आप लाइंस में चले जाइए, मुझे नहाना है। ये कहकर वो नहाने के लिए चली जाती हैं, और जोगेश्वर जहां भी अपना लाइन में या क्वार्टर में जहां रहते हैं वहां के लिए वो रवाना हो जाते हैं। जो प्रक्रिया के तहत रोज की तरह काम चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा होता है। अब नहाने के दौरान महिला का जो डॉक्टर हैं वो शोर मचाती हैं कि कोई वॉशरूम का विंडो पर है, और वो कैमरे से फ्लैश तो मारे हैं उसने, 2 फ्लैश उनको ऐसा महसूस होता है कि 2 फ्लैश कैमरे से। उस समय मोबाइल तो थे, लेकिन जो आज की तरह हर जेब में कैमरे वाला फोन है ऐसा नहीं था। 2005 में स्थितियां दूसरी थी। मोबाइल वाला फोन हो सकता है यूनिट में सीओ साहब और 1-2 अफसर के पास ही होगा, लेकिन वो जो फ्लैश वाला कैमरा था वो उस समय प्रचलन में रहता था। और वो भी यूनिट में देखिए क्या है कि पहुंच में, सिपाही की पहुंच में, वो भी उस समय उसका जो 2005 की यदि हम बात करें तो लगभग 5,000 रुपया कांस्टेबल का उस समय वेतन होगा, और कैमरा जो है वो 2,200-2,500 के आसपास निश्चित रूप से आता रहा होगा। लेकिन उसको भी हम डिस्कस नहीं कर रहे। जो ब्रीफ फैक्ट्स हैं मामले के वो हैं कि महिला डॉक्टर शोर मचाती हैं, उनकी माताजी बाहर निकलकर देखती हैं, कोई वहां पर नहीं दिखाई देता है। उसके बाद मैटर जो है वो चीफ मेडिकल अफसर को तुरंत रिपोर्ट लगती है, यूनिट एडजुटेंट को, और जैसा भी जो लोग फोर्सेज में हैं उनको पता है कि ऐसी घटना होने पर क्या होता है, कि तुरंत रिपोर्ट लग जाती है। और रिपोर्ट लगने के बाद इमीडिएट कांस्टेबल जोगेश्वर को बुलाया जाता है कि आप कहाँ हैं, आप तुरंत प्रभाव से आइए। जो कि जीडी में जो माइक से अनाउंसमेंट होता है, वो अब आज का मुझे नहीं पता है आज कैसे होता है, लेकिन वो पुरानी प्रक्रिया है जिसमें जीडी में एक माइक लगा रहता है और वहां से आवाज दे दी जाती है, अनाउंसमेंट हो जाता है कि आप जहां भी हैं आप मैम के यहाँ पे पहुंचे। अब छानबीन की जाती है बीएसएफ की तरफ से। मामले की जो छानबीन है उसमें शक के आधार पर कांस्टेबल जोगेश्वर को ओपन अरेस्ट में ले लिया जाता है। इन्वेस्टिगेशन होती है, और इन्वेस्टिगेशन के दौरान महिला डॉक्टर के पड़ोस वाले क्वार्टर से एक कैमरा भी बरामद कर लिया जाता है।
बटालियन कमांडेंट के आदेश पर कांस्टेबल के खिलाफ प्रोसीडिंग शुरू की जाती है। बीएसएफ एक्ट एंड रूल, बीएसएफ एक्ट 1968 सेक्शन 40 वायलेशन ऑफ गुड ऑर्डर एंड डिसिप्लिन के तहत चार्ज लगाया जाता है। रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस तैयार किया जाता है, जिसे हम पुलिस कार्यवाही के तहत 164 के बयान के रूप में समझ सकते हैं। रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस हो गया। रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस के आधार पर बीएसएफ कोर्ट बैठता है, समरी सिक्योरिटी फोर्स कोर्ट। समरी सिक्योरिटी फोर्स कोर्ट बिठाया जाता है, जिसमें कांस्टेबल स्वयं को दोषी मान लेते हैं कि मेरे से ये गलती हो गया। कि आप कोई गवाह बुलाना चाहते हैं कि नहीं, गवाह तो नहीं है मेरे पास, कि अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए आप कुछ कहना चाहते हैं कि मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझसे ये गलती हो गई और भविष्य में इस तरह की गलती नहीं होगी, मैं माफी चाहता हूं। यानी कि महिला डॉक्टर के फोटो क्लिक करने का दोषी जो है वो मानते हुए कांस्टेबल को और सजा के रूप में उनको सजा सुनाई जाती है, बर्खास्त करने की सजा दी जाती है। जो कि आप यहां पर फैसला जो देख रहे हैं ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। तो माननीय उच्च न्यायालय का जो फैसला था वो हमारे पास नहीं है। ये फैसला अपील नंबर आप देख रहे हैं, ये अपील नंबर है, इसमें सिविल अपील नंबर ऑफ 2014, यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स वर्सेस। ये जो पहले जो पिटिशनर थे वो यहां पर क्या होता है कि रेस्पोंडेंट हो जाते हैं, ओरिजिनल पिटिशनर। माननीय उच्च न्यायालय जो है वो तो थोड़ा सा देखिए, इसको वापस आते हैं हम कि बीएसएफ एक्ट एंड रूल के तहत, सीमा सुरक्षा बल कानून के प्रावधानों के तहत जो तीसरी बड़ी सजा है सेवा से बर्खास्तगी की, वो इनको दी जाती है। और सीमा सुरक्षा बल कानून के प्रावधानों के तहत सेक्शन 117 में ये अपील करते हैं माननीय महानिदेशक महोदय को, वहां से इनकी अपील खारिज हो जाती है। अब कुछ कानूनी खामियां जो है वो इस प्रक्रिया में रहती हैं, उनको ये अपनी अपील में भी उठाते हैं। कानूनी खामियां क्या थी कि आरओई के दौरान विटनेस को क्रॉस एग्जामिन करने का अवसर इनको नहीं दिया गया। दूसरा, कैमरे की रील को डेवलप नहीं करवाया गया, जिसमें महिला डॉक्टर का फोटो क्लिक करने का आरोप लगाया गया था। उसके बारे में बीएसएफ की तरफ से कहा गया था कि महिला की गरिमा को ध्यान में रखते हुए वो फोटो डेवलप नहीं की, और वो एक हद तक वो अपनी जगह सही हैं, तो फोटो डेवलप नहीं किए गए। प्रोसिक्यूशन विटनेस जो थे, वो जो पहले प्रोसिक्यूशन विटनेस आरओई के दौरान एक विटनेस ये कहती है कि ये कैमरा इन्होंने हमारे घर पे रखा था, और बाद में वो मुकर जाती हैं कि नहीं, मैंने कैमरे के बारे में कोई बात नहीं कही थी, और वो भी इनके पक्ष में आ जाता है। अब 31 साल का युवा कांस्टेबल जो लगभग 10 साल की सेवा हो चुकी है, बिना किसी सिविल कंप्लेंट के, बिना किसी फोर्स का कंप्लेंट के, सिंगल कंप्लेंट, क्योंकि जब भी देखिए कोर्ट की कार्रवाई होती है और किसी को दोषी करार दिया जाता है तो सजा सुनाने से पहले उसका जो आचरण है वो भी देखा जाता है कि फोर्स में रहने के दौरान आचरण कैसा है, अनुशासनहीनता की स्थिति क्या है। लेकिन ना तो कोई गुड एंट्री है और ना ही कोई बैड एंट्री है। पिछले 1 साल के दौरान और फ्रॉम एनरोलमेंट रिकॉर्ड बिल्कुल क्लीन है, अच्छा नहीं है तो बुरा भी नहीं है। लेकिन यहां पर जो सजा जो है वो हो गई। अब सजा के लिए इन्होंने जो अपील की थी सजा के खिलाफ, पोस्ट कंफर्मेशन पिटीशन 117 में जो अपील किया, उस अपील में 2 चीजें इन्होंने उठाई। एक तो प्रक्रिया की खामियां, दूसरा एविडेंस की ना तो मौका वारदात पर उनको देखा गया, ना ही किसी ने उनकी पहचान की, कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। सिर्फ एक शक के आधार पर कि जिस महिला डॉक्टर के घर में वो काम कर रहे हैं, जिसके वो सारे काम कर रहे हैं, यानी कि सिक्योरिटी एड का मतलब है जो लोग फोर्स में है वो समझते हैं कि मतलब हाउस होल्ड के जो काम है वो सारे वो कर रहे हैं, कि उनका खाना लगा देना, उनके बर्तन साफ कर देना, उनके कपड़े धोने के बाद में यदि वॉशरमैन कपड़े धुलाई कर रहा है तो वो कपड़े जो है वो वॉशरमैन ही सुखा के जाता है, उसके बाद वो कपड़े सूखने के बाद उनको तह करके रख देना, उनका उठने के बाद बेड सेट कर देना, उनका जैसा वो कहती हैं वैसा, चाहे वो पुरुष
अफसर हैं चाहे महिला अफसर हैं, तो सिक्योरिटी एक्ट है उनका एक निश्चित काम है। और बहुत सारा क्या है कि मसला जो है इस सिक्योरिटी एक्ट के बारे में उठता रहता है, बार बार जो एसोसिएशन है वो भी उठाती रहती है ना, लेकिन हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे। हम बात यहाँ पर वीडियो में सिर्फ एक कर रहे हैं कि 18 साल की एक लंबी लड़ाई के बाद कानूनी जंग जीतकर एक कांस्टेबल, जो कि फोर्स का जिसको कहें कि एक बड़ा हिस्सा कांस्टेबलरी तय करती है। दूसरी बात, एक फोर्स का बैकबोन जो है वो भी एक कांस्टेबल है। और तीसरी बात कि कांस्टेबल जो है वो जिसको शतरंज के हिसाब से हम कहें तो एक प्यादा है। मैं माफी चाहूंगा इस शब्द के इस्तेमाल के लिए, लेकिन जो केस को मैंने पढ़ा, मैंने माननीय उच्च न्यायालय के फैसले को भी पढ़ा और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को भी पढ़ा। इस फैसले को पढ़ने से और जो बीएसएफ का जो रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस और जो जो प्रोसीडिंग्स है उनको जो डिस्कस किया गया है फैसले में, उसको देखने से तो ऐसा लगता है कि इनको तो पहले से ही जिस दिन घटना होती है उसी दिन से यह तय कर लिया जाता है कि घर भेजना है। और घर भेजने का ऑर्डर किस डेट को हो जाता है वो भी आपको दिखा देता हूं। आरोप लगता है 17 जून 2005 को, और उसके बाद कोर्ट किस डेट को बैठ जाता है 23 जुलाई 2005 को, यानी कि 1 महीना 5 दिन, 17 और 6 मान लीजिए, 1 महीना और 6 दिन बाद कांस्टेबल को घर का रास्ता दिखा दिया जाता है। कोर्ट मार्शल परेड जिसमें सेरेमनी होती है बाकायदा, और जो फोर्स में है जो लोग, उनको पता है कि वो सेरेमनी कैसी होती है, कितनी अपमानजनक वो सेरेमनी होती है कि शायद ही एक जो कहते हैं कि गैरतमंद इंसान जो है वो उस सेरेमनी को झेल नहीं पाता। हालांकि समय के साथ और अंग्रेजों के जाने के साथ साथ वो सेरेमनी जो है उसमें काफी बदलाव हुआ है, लेकिन आज भी वो सेरेमनी की जाती है। 117 की जो अपील है वो भी इनकी खारिज हो जाती है। उसके बाद ये माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल करते हैं। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय से इनकी रिट याचिका जो है वो स्वीकार हो जाती है। 21 फरवरी 2023 का दिन इनके लिए खुशी का दिन है। उस दिन इनकी रिट याचिका स्वीकार करते हुए माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय की तरफ से फैसला आ जाता है कि साक्ष्यों का अभाव और अन्य तथ्यों के आधार पर कांस्टेबल को सेवा में बहाली का आदेश, साथ में 50% वेतन। 5 से 13 लगभग 8 साल हो चुका है तब तक फाइट करते हुए। 8 साल बाद एक जीत इनको मिली, लेकिन उस फैसले के खिलाफ यूनियन ऑफ इंडिया और बीएसएफ अथॉरिटीज रिव्यू पिटीशन दाखिल कर देती हैं। अब रिव्यू पिटीशन भी माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा डिसअलाउ कर दिया जाता है। रिव्यू पिटीशन का मतलब है कि उस फैसले पर पुनर्विचार की याचिका। वो डिसअलाउ होने के बाद बीएसएफ अथॉरिटीज और यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से मामला जो है वो ले जाया जाता है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से पूरा जो ब्रीफ जो मैटर है वो मैंने आपको बताया, लेकिन जो पूरा डिटेल जो फैसला है वो आप यहां पर देख सकते हैं कि पूरा डिटेल ऑर्डर, और ऑर्डर हो जाता है, किस डेट को ऑर्डर हो जाता है वो भी आपको दिखा देते हैं। लास्ट पेज पर ही हम आपको ले चलते हैं कि ऑर्डर में क्या आता है। लास्ट में ऑर्डर, इन लाइट ऑफ द discussion above and also taking into account that the minutes of the proceedings recording the plea of guilty did not bear the signature of the original petitioner, in our considered view, the High Court was justified in finding the dismissal of the original petitioner on the basis of the plea of guilty unwarranted and liable to be set aside in exercise of powers under Article 226 of the Constitution of India. The High Court was also justified in not reopening the proceedings from the stage where the error crept in by nothing, that it would serve no useful purpose as there was hardly any evidence on record and nearly a decade has passed since the date of the incident. For all the reasons above, we do not find it a fit case for interference in exercise of our jurisdiction under Article 136 of the Constitution of India. The appeals are dismissed.
यहाँ पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से अपील डिसमिस कर दी जाती है। यूनियन ऑफ इंडिया और बीएसएफ की तरफ से जो अपील हुई, अब ये हुआ कि कांस्टेबल को आखिर न्याय मिल गया। डेट क्या है? तो डेट आप देख रहे हैं कि डेट इसमें है सितंबर 5, 2023। 2005 से 2023 तक की कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद एक कांस्टेबल को जस्टिस मिला, और वो कांस्टेबल जो 10वीं पास करके भर्ती हो गया, रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं मैक्सिमम, कानूनी प्रक्रिया की नहीं जानकारी होती, जब घटना हुई है उस समय क्या हुआ है, दोषी अपने आप को क्यों मान लिया, कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कि आप अपने आप को दोषी मान लो, सीओ साहब छोड़ देंगे, ऐसा अक्सर होता है, देखा जाता है ऐसा। तो देखिए दोस्तों, ये आपको फैसला दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि फाइट। बर्खास्त होने के बाद उनके पास दो ही रास्ते थे कि या तो अपनी किस्मत मानकर उसको अपने घर बैठ जाएं, जो भी काम करना है कुछ ना कुछ अपनी आजीविका के लिए इंसान जरूर करता है। हर कोई फोर्स में भर्ती नहीं हो पाता, जो ओवर एज हो जाते हैं या किसी वजह से मेडिकल अनफिट हो गए, वो लोग भी कुछ ना कुछ करते हैं, और कुछ तो ऐसा भी है कि बहुत अच्छा भी कर जाते हैं। यहाँ पर इन्होंने भी कुछ अपना किया होगा और फाइट किया है साथ में, और जो माननीय उच्च न्यायालय का जो फैसला है वो बरकरार रखते हुए जो अपील जो था वो केंद्र सरकार और यूनियन ऑफ इंडिया और बीएसएफ अथॉरिटीज का जो अपील है वो डिसमिस कर दिया गया। फैसला आने में समय लगा, कानूनी लंबी लड़ाई, एक कानूनी लड़ाई इनको लड़नी पड़ी, लेकिन मंजिल पर पहुंच गए। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। और इस फैसले से देखिए, मैं एक बात और साथ में कहना चाहूंगा कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का या आहत करने का कोई मकसद नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमारे वो कैंडिडेट्स जिनके साथ इस तरह की कोई घटनाएं होती हैं उनको जागरूक करने के लिए वीडियो बनाया गया है। किसी भी पक्षकार को यदि कोई आपत्ति होती है इससे, तो इसको तुरंत प्रभाव से रिमूव कर दिया जाएगा। जय हिंद।